वितरण विज्ञान पढ़ाते, मोक्ष मार्ग तो बालबोध तो नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सवसावूणम्। ये आपको कोई विशिष्ट विषय न पढ़ाकर, जो आपको 5 साल यहाँ पर रहकर अविरल रूप से कई विषयों को पढ़ना है, उन विषयों को किस प्रकार पढ़ना, उसकी पात्रता क्या, उसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है। अपन कह सकते हैं जनरल सब्जेक्ट चलेगा। ये जनरल सब्जेक्ट आपके सिलेबस में लिखित रूप में नहीं है, लेकिन लिखित रूप में जो आपका सिलेबस है वो कैसे पढ़ना, उसके लिए गाइडलाइन दी जाएगी। ठीक है, 7, 8, 10 कितने पीरियड्स होंगे मुझे पता नहीं है, और तदुपरांत जो आपके सिलेबस की विषय वस्तु है उसकी तरफ हम बढ़ जाएंगे। ठीक है। देखिए, पहली बात तो कहने की ये है कि आप सबसे बड़ा काम तो आप कर चुके हैं। वैसे 99% काम तो हो चुका मेरी दृष्टि में। आपने घर छोड़ने का मानस बनाया और आपने घर भी छोड़ दिया, क्योंकि मानस बनाना अलग बात है और घर छोड़ना अलग बात है। तो बहुत बड़ा काम इसमें हो चुका है। हमने सुबह चर्चा करी थी, मैंने कहा था नो गेन्स विदाउट पेन्स। कुछ खोए बिना कुछ पाया नहीं जा सकता, और ये सर्वसम्मत सत्य बात है। एक झोपड़ी में रहने वाली साधारण लड़की टूटी फूटी कुटिया में रहती है, उसका मोह का त्याग किए बिना उस कुटिया का वो राजमहल में जाने के हसीन सपने नहीं देख सकती। और उसकी चिरकाल की दरिद्रता क्षणार्ध में मिट सकती है। तो इस झोपड़े में क्या धरा है? इस झोपड़े में तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। एक बहुत बड़ा नाला झोपड़े के पीछे से बह रहा है, मक्खी मच्छरों का प्रकोप है, खान पान की व्यवस्था नहीं है, ना कोई पानी का ठिकाना है, ना कोई सुविधा है, ना कोई बात है। बरसात आएगी तो नियम से घर टूटना है। आए दिन जीव पशु प्राणी आदि है, आदि आदि। इन समस्त संकटों का निराकरण एक ही कीमत पर हो सकता है। किस कीमत पर हो सकता है? वो लड़की ये मानस बनाए कि मुझे ये घर छोड़ना है। लड़की का उदाहरण क्यों दे रहा हूं मैं? क्योंकि थोड़े काल छोड़ने की बात नहीं है। वो शादी होकर जब जाएगी अपने ससुराल में, तो यहाँ की कुछ झोपड़े संबंधी समस्या वहां पर सताएगी क्या राजमहल में उसको? उसने खोया है और उसने क्या पाया है, आप विचार करो। मैं तो ये कह रहा हूं, खोने के लिए वो है क्या चीज और पाने के लिए क्या नहीं पाया है उसने। वो स्वप्न में भी उसकी कल्पना कर सकती है कि उस झोपड़े के अभी रहने, वहां रहने की, वहां पर जब जब भी आएगी वो मन नहीं मानेगा उसका, और बहुत बस चलेगा तो अपने मायके वालों को भी ऐसा कोई स्थान दिलाकर उसको, उनका भी निहाल कर देगी, उनको भी अच्छा घर बनाकर उनका भी सेटिंग कर देगी। हो सकता है ना? ऐसा हो सकता है कि नहीं? मोह का त्याग किए बिना कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती। नो गेन्स विदाउट पेन्स एंड नो रेनबोज विदाउट रेन्स।
नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स। कुछ समझ रहे जो मैंने कहा? कितने जन समझे? क्या समझे? क्या क्या बोला? नो थ्रोन्स विदाउट, नो थ्रोन्स विदाउट थॉर्न्स। कांटों के बिना, शूल के बिना आपको सिंहासन, मुकुट और राज ऐश्वर्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये सर्वसम्मत तथ्य है। और मोक्ष लक्ष्मी भी किनको वर्ती है? अनंत अनंत काल सिद्ध भगवान भी सुख आनंद में रहते हैं, तो उनको ये प्राप्ति किस कीमत पर हुई है? उन्होंने क्या किया है? मम्मी पापा का तो त्याग किया ही है। और किसका त्याग किया है? समय समय पर भोजन मिले, कपड़े का त्याग किया है उन्होंने। दवा कोई पूछने वाला हो, कोई हाथ पैर दबाने वाला हो, इन सब भावनाओं का उन्होंने त्याग किया है। यहां तक कि देह को भी त्यागने की तैयारी की है। जो जितना खोएगा वो उतना पाएगा। क्या कहा? ईसाई का भी एक प्रिंसिपल रहा है जीसस का, जो स्वयं को जितना खोएगा वो स्वयं को उतना ही पाएगा, और स्वयं को जो जितना बचाने का प्रयास करेगा वो उतना ही खो जाएगा। ऐसा उनका स्टेटमेंट बहुत प्रसिद्ध है। रिपीट करोगे? करो रिपीट। जो स्वयं को पाएगा, जो स्वयं को बचाएगा वो खुद खो जाएगा। हाँ। और जो स्वयं को खोने का प्रयास करेगा वो पाएगा ही पाएगा। जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। नहीं सुना आप लोगों ने आज तक? नहीं सुना। क्या है इसका मतलब? जिन खोइया तिन पाइया, अपने डाइवर्स देखे हैं? कौन होते ये डाइवर? वेरी गुड, वेरी गुड। यह समुद्र में डुबकी लगाने वालों को, उनको गोताखोर, गोताखोर कहते हैं। DIVER, डाइवर। वन हु डाइव्स इनसाइड। डाइव तो समझते ना? डाइव क्रिकेट, क्रिकेट में लेते ना डाइव। जिन खोइया तिन पाइया, जो स्वयं को खोएगा वो प्राप्ति करके लाएगा। और मैं बावरी डूबन डरी, जो किनारे पर बैठता है समुद्र के, वो तो रेती रेती के साथ खेलता रहता है। उसके हाथ में कभी भी, बोलो बोलो, रतन नहीं आ सकते। रतन उसके हाथ में आते हैं जो रिस्क लेना जानता है। और ये जानकर रिस्क है पूरा। लोक में भी ऐसा ही होता है ना? बात को पूरी करेगा कोई? बोलो फिर से। जिन खोइया तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। वो तो मैं डूबने से डर गए भाई, अंदर जाएंगे तो डूब जाएंगे, तो भाई किनारे पर ही बैठे रहेंगे, हमारे हाथ में कभी कुछ नहीं आएगा। और गोताखोर भी हजारों दफे अंदर डुबकियां लगाता है। जरूरी नहीं है हरदम वो कुछ अंदर से बाहर लेके आए, लेकिन हर बार उसकी मुट्ठी, आपने सुना होगा, हर बार उसकी मुट्ठी खाली नहीं हुआ करती। एक आध बार हाथ में कुछ रत्न आ भी जाता है। खैर, मुझे कहने की बात यह है, जो घर में ही बैठे हैं अभी, मैं बावरी डूबन डरी, मम्मी पापा को क्यों छोड़े, इस भावना से वे कभी भी अपने जीवन में कुछ भी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। अपने, मैं तो ये कहूँ, लोग में कहते कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं ये कह रहा हूँ, अपने सब कुछ पाने के लिए कुछ भी तो नहीं खोया है। क्या खोया है वैसे? आपने क्या खोया है? भोजन पान आदि आदि सब व्यवस्था तो है ही यहाँ पर, और मम्मी पापा का प्रेम तो बराबर है ही। और मम्मी पापा खोने का मतलब क्या है? कल तक आप घर पर रहते थे और पापा कहीं गांव चले जाते थे 5-6 दिन के लिए, तो क्या आप ये कह देते थे कि पापा खो गए? इसमें खोने की क्या बात है? थोड़े काल के लिए स्थानांतर हुआ है, तो आपके जीवन में 5 साल का यह अवसर आया है। आपको भरपूर प्रयास करके आप खूब ज्ञानार्जन में इसको लगाना चाहिए।
ओके। पहली बात मैं आपको कह दूं, जितनी भी एक्टिविटीज 5 साल में यहां पर चलेगी, उन एक्टिविटीज में आपको चाहिए, कोई सूचना करे अथवा न करे, आपको चाहिए जैसे अ सोल्जर इज नेवर फाउंड विदाउट अ वेपन। सोल्जर होता है तो उसका अपना वेपन उसके पास हुआ करता है। उसी प्रकार हम ज्ञान पिपासु विद्यार्थी जीव है, हमारा वेपन है कौन सा? पेन इज द माइटिएस्ट वेपन। आपने सुना है? कहावत नहीं। आपके पास नोटबुक होना बहुत जरूरी है। बिना नोटबुक के और बिना पेन के आप 5 साल किसी भी एक्टिविटी में आप नहीं जाएंगे। एक बात। सेकंड बात, अब प्रयास यह करेंगे कि आप जब भी आपकी कोई गतिविधि प्रारंभ होने जा रही है, आप 10 मिनट पहले वहां पर जाकर जम जाए, ठीक है? उससे विशुद्धि बढ़ने लगती है। लोग फिल्में देखने जाते हैं थिएटर पर, आप जानते हैं? लोग फिल्म देखने जाते हैं थिएटर पर, हाँ, आधा पौन घंटा पहले जाते हैं। आप ही कह रहे हैं आपके मुंह से। और यदि हम 2 मिनट लेट चले गए, कुछ ने नाम वाम दिखा रहे थे बस हीरो के, कौन कौन ने क्या क्या पार्ट लिया है, कोई फिल्म तो चालू नहीं हुई थी, तो डोंट वी थिंक कि वी हैव मिस्ड समथिंग? हमको लगता है कि नहीं हमने कुछ खोया है। बस वहां पर भी हम काफी देर पहले आकर स्क्रीन ना सही, स्क्रीन का जो एक शॉट वहां पर बाहर खींचा गया है पोस्टर पर, उस पोस्टर को देखने में अपना दिल बहलाते रहते हैं और उसी की चर्चा करते हैं जो अंदर देखने जा रहे हैं। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? राइट। ठीक उसी प्रकार ये कोई अद्भुत चीज है। 10-10, 12-12 घंटे भगवान की तीर्थंकरों के हयाती में 12-12 घंटे जिसकी चर्चा होती है अथक रूप से, कर्मों में प्रधान ऐसे चक्रवर्ती, धर्मों में प्रधान ऐसे इंद्र गणधर, बराबर उनकी हाजिरी वहां पर पाई जाती है। यहां पर तो आपको कम से कम हर एक एक्टिविटी के 10 मिनट पहले आना है। कम से कम खास तौर पर कोई क्लासेस चलेगी, जैसे 2:30 की आपकी क्लास है निश्चित, 1-2 दिन में और टाइम एडजस्ट हो जाएगा, तो 2:30 की क्लास है, तो आपको यहाँ पर 2:20 2:20 पर सब आकर यहाँ पर आपको बैठना है। एक इंपॉर्टेंट बात कही, कोई भी बात यहाँ पर कही जा रही है, नोटबुक लाने का जो रूल कहा है दैट इज नॉट फॉर अ शो। कोई भी बात कही जा रही है उसको पॉइंट टू पॉइंट बराबर नोट किया जाएगा, क्योंकि आपका जितना भी वैल्यूएशन होता है वो वैल्यूएशन डिपेंड्स ऑन आपने क्या क्या नोट किया है। जैसे आज की क्लास में पूछा जाए आपने क्या नोट किया, आज क्या चला, और आपके पास खाली पाया गया, तो ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएंगे और आपका वैल्यूएशन अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मेजर वेटेज, ज़्यादा वेटेज आपके नोट्स पर होगा। इसमें ध्यान ये रखें, नोट में इम्पोर्टेंट पॉइंट तो हम नोट कर सकते हैं, जो छूट गया है, जो चूकने की भ्रांति है कहीं, वो तो वहाँ पर अधूरा छोड़ देवे, और अथवा उदाहरण वगैरह कोई चल रहा हो, संक्षेप में उसका समझ लेवे सार, और बाद में उसको पूर्ण हम कर सकते हैं कमरे पर जाकर। तो कमरे पर जाकर हम उसको प्रॉपरली अरेंज करके प्रॉपर उसको सेटल करें, आपस में चर्चा करके कि भैया इसका क्या लिखा था तुमने, इसका क्या चर्चा चली थी, ये आपस में चर्चा करके इस नोटबुक्स को भी आप पूरा करें। रोज का काम अपना रोज ही उसी दिन पूरा करने की आदत रखें। और जो 10 मिनट पहले आने की बात कही है, वो 10 मिनट आप पहले आकर आप तो ये देखें कि कल क्या विषय चला, और जो इनकम्प्लीट बाय चांस रहा होगा उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। ये इम्पोर्टेंट नोट आपको मैंने कही, जो आपको 5 साल तक के लिए कार्यकारी होगी, खास तौर पर मेरे मामले में। समझ में आता है? मैं तो अचानक पूछ लूंगा आपको 5 तारीख की नोट्स, और कितना, इतना ऐसा ही थोड़ी हुआ था, तो ज़्यादा हुआ था, और आप उस समय में नहीं दिखा पाए प्रॉपर।
आपका डिवैल्यूएशन होगा, आपका वैल्यूएशन बिल्कुल नहीं होगा। और आप बार बार पराश्रित हो जाएंगे कि भैया मैंने नोटबुक तो नहीं लाई थी, तुम्हारा दिखाओ तुम्हारा दिखाओ। ऐसा कोई बार बार दिखाएगा नहीं आपको। जब आपको आपकी केयर नहीं है, दूसरे आपकी केयर क्यों रखेंगे? आप समझ रहे हैं? उसको प्रॉपर एक इंडेक्स बन सकता है आपका, और वहां पर लिखा जाएगा आज तारीख ये। फिर सेकंड डे के दिन आप नोट्स बनाना चालू करेंगे तो वहां पर तारीख अब लिखेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण विषय ऐसे आपको लगते हैं तो आप इंडेक्स भी बना सकते हैं, इस पेज पर ये विषय आया, इस ये आया, क्योंकि इसी को आधार बनाकर आपकी एग्जाम्स और आपकी टेस्ट चलेगी। और जरूरी नहीं वो टेक्स्ट में हो आपके और कुछ समझाया गया हो और आप नोटबुक में नहीं पाएंगे, और तो निश्चित तौर पर एग्जाम में तो तैयारी कर ही नहीं पाएंगे और एग्जाम में आप कुछ लिख नहीं पाएंगे। समझ में आता है? और हम सब विस्मरणशील जीव है, मेमोरी हम लोगों की बहुत अच्छी नहीं रहा करती है। पंचम काल के जीवों की विशेषता है कि उत्तर उत्तर उनकी आयु, उनका बल, उनकी पुण्य, उनका और उनका खास तौर पर जो मैंने अभी कहा बुद्धि, क्या कहा, उनकी आयु, बुद्धि, बल, ये सब घटता जाता है, पुण्य घटता जाता है। खास तौर पर अभी मेरा संकेत किसकी तरफ है? बुद्धि उत्तर उत्तर घटती जाती है। इसीलिए पहले ज़माने में कोई ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे। जब तीर्थंकरों की हयाती होती थी तब डायरेक्ट देशना होती थी, और जो भी भगवान कहते थे उसको याद रखा जा सकता था। लेकिन काल बदलता गया और आज से 2000 वर्ष पहले आचार्यों को ऐसा लगा अभी स्मरण शक्ति धीरे धीरे खत्म हो रही है और होती जाएगी, तो क्यों न लिखित रचना प्रारंभ की जाए। इसलिए लिखित रचना का प्रावधान 2000 वर्ष से प्रारंभ हुआ है। और किसको मुख्य करके? विस्मरणशीलता को। विस्मरण मतलब समझ में आता है ना? हम याद नहीं रख पाते हैं, उसके लिए लिखने का अनुष्ठान चालू हुआ है। आज शायद आप लोगों ने नोटबुक्स नहीं लाई है, आपको पता नहीं था, डजंट मैटर। गलती करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती को दोहराना बहुत बड़ी बात है, इतना ध्यान रखना। एक आध बार हो सकती है गलती, लेकिन उसका रिपीटेशन बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं हुआ करता। कोई सहानुभूति रखने वाला नहीं है, बार बार कोई दिखाएगा नहीं। और जिन्होंने नहीं लाई है आज नोटबुक, वे कमरे पे जाकर उसको बराबर नोट करे जाते ही, नहीं तो आप भूल जाएंगे आज क्या क्या विषय चला, कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्या हुआ, और 1 घंटा चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा आज क्या विषय चला है। यहाँ तक कि जो मैं ये कह रहा हूँ कि रोज नोटबुक लाना, 10 मिनट पहले आना, नोट्स रोज के रोज प्रिपेयर करना, डिस्कस करना, ये भी बराबर उसमें नोट होना चाहिए। मैं जो जो कह रहा हूँ वहाँ पर नोट होना चाहिए। समझ में आता है? एक ब्रीफ पॉइंट्स में हो, कोई वर्ड टू वर्ड बहुत हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। सेकंड, नोट्स आप बनाते हैं तो वो सब्जेक्ट पूरा होने के उपरांत उस नोटबुक को यहाँ वहाँ नहीं जाने देवे। यहाँ तक कि लगातार 5 साल जितनी भी आपकी नोटबुक्स भरेगी, मान के चलो साल में आपकी 4-5 नोटबुक्स भर जाती है, 5 साल में मान के चलते आपकी 15-20 नोटबुक्स भर जाएगी। ये पूरी 20 नोटबुक्स आप यहाँ वहाँ उसको फेंके मत, फेंकना नहीं उसको, आप उसको संभाल कर रखे और घर पर रखते जाए। जैसे साल पूरा हुआ तो साल पूरा होने के बाद वे नोटबुक्स आपके घर जा सकती है। नोटबुक पूरी होने के बाद नहीं, क्योंकि उसकी तो टेस्ट चलेगी अभी, आप समझ रहे हैं? तो बराबर 5 साल का रिकॉर्ड आपके पास पूरा चाहिए। आप जानते हैं किराना दुकान वगैरह होती है, जानते हैं दुकानें होती है ना, दुकानें, जैसे कोई आता है और कहता है भाई साहब 1 किलो शक्कर उधार देना, ऐसा होता है ना उधारी का धंधा, आप जानते हैं क्या? जानते हैं? हाँ, 1 किलो शक्कर उधार देना, तो वो दुकानदार है वो भूलता है क्या नोट करना? और कितनी जगह नोट कर सकता है उसको? और फिर नोट करता है तो फिर उसको याद करता है कि एक बार उसको लिख लिया तो डाल देता है एक तरफ,
ऐसा होता है क्या? कदाचित वो पैसा आ जाए फिर से, तो कदाचित वो उसको एक तरफ रख देवे, लेकिन अपने क्षेत्र में ऐसा नहीं होगा, समझे? क्योंकि इन शब्दों के माध्यम से, इस ज्ञान के, इस पुस्तकों के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आपको ये आपका ये युवा अवस्था, ये जिसमें आपने सब पढ़ाई करी थी, ये आपको पूरा याद आएगा, पूरा फ्लैशबैक हो जाएगा। जैसे एल्बम्स होते हैं घर में, आप जानते हैं एल्बम्स? एल्बम क्या होता है? ये एल्बम काय के लिए होता है? बराबर, उन यादों को ताज़ा बनाए रखता है। किसी की शादी हुई थी, किसी का कोई कार्यक्रम हुआ था, कुछ हुआ था, तो बराबर आज भी वो फोटो देखकर हमें क्या याद आता है? तब ऐसा ऐसा था और तब हम यहाँ ऐसे ऐसे गए थे। ऐसा होता है कि नहीं? उसी प्रकार ये एल्बम बनेगा आपके, तो आपको याद आएगा जब भी आप 8th में थे। जैसे आपने तो मेरी बच्ची को नहीं देखा होगा, मुक्ति को, अभी तो चली गई है। मुक्ति ने लगभग मैं कहूँ क्लास फर्स्ट की और पहले की भी हो सकती है, उसने धर्म का जितना जितना लिखा है, जितना जितना समझ में आ रहा है, जैसे उसने लिखा मैं आत्मा हूँ, एक लाइन, वो लाइन भी कहीं नहीं गई है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड से जितना उसने लिखा है धर्म का, जितना धर्म संबंधी उसने कभी लिखा, 4th में 5th में भी जितनी टेस्ट दी, वो आज भी पेपर आप उसके देख सकेंगे। अभी 10 साल हो गए इस बात को। जब वो 3rd में थी, 2nd में थी, तब प्रवचन में बैठकर जो उसके मन में आई और जैसे उसने लिख दी, हैंडराइटिंग तो कोई ढंग की नहीं मिलेगी, लेकिन ऊपर एकदम टूटे फूटे हैंडराइटिंग में मिलेगा, ये पंडित फलाना पंडित जी साहब के प्रवचन है, इस विषय पर प्रवचन है, और उसमें कोई भी एक लाइन आई उसको नोट कर दिया। ये सब नोटबुक्स और सब का सब उसका मैटर मेरे पास है। ये एल्बम के रूप में ये हमको काम आएगा, और कभी हमारे ही परिणाम शिथिल होने लग जाएंगे, कदाचित मान के चलो, तो हम इन्हीं दिनों को याद कर करके, अब जानते हैं अभी अल्जाइमर्स डिसीज होता है एक, अब जानते हैं अल्जाइमर डिसीज होता है? नहीं जानते आप? उस डिसीज में ये होता है कि भूलन सी पड़ने लगती है, धीरे धीरे भूलने लगता है वो आदमी, और ख़ास तौर पर ये वृद्धों को बहुत समस्या आती है। 70+ हो जाए, 70 उम्र उसकी हो जाए, फिर वो भूलने लगता है, और यहाँ तक नौबत आती है कि घर वाले लोगों को भी भूलने लगता है। तो फिर डॉक्टर ये कहते आकर, ये भूलन सी होने लगे, घर वालों को भी अभी नहीं पहचानता है, तो उनको पुरानी यादें कह कर, उनको वो फोटोज दिखा कर आप उनकी याद आप फिर से ताज़ा कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कोई प्रसंग ऐसा बनता है जीवन का हमारा, हमारे ही वचन हमारे लिए प्रेरक बनेंगे। कैसे थे हम जब छोटे थे और आज कैसे हो गए जब हम बड़े हो गए। आपको और एक कहानी याद आ रही होगी, एक चित्रकार था, जानते हैं आप? नहीं, एक चित्रकार था, वो तलाश के लिए निकला, सबसे अच्छे आदमी की मैं तस्वीर खींच लूंगा, तस्वीर के उसके चित्र बनाऊंगा। ढूंढने लगे, बहुत बहुत अच्छा आदमी, और उसकी वो तस्वीर बना ली उसने। अभी सबसे बुरे आदमी की तस्वीर उसको बनानी थी। ऐसा सबसे बुरा कौन होगा, वो ढूंढता ढांढता उसको निकल गए, उसको मान के चलो उसके 50 साल निकल गए ढूंढते ढूंढते। फिर उसने सेंट्रल जेल में तलाश करना चालू करी, और जब तलाश करना चालू करी तो सबसे खराब आदमी, उसको भी चित्र उसने बना लिया। तो उसको बताया गया आप चित्र क्यों बना रहे? तो क्या सबसे खराब आदमी के बना रहे हैं। ये पता चला, क्या पता चला ये कि ये किसका चित्र है? तो ये सबसे अच्छा आदमी का चित्र था, और ये ऐसा है, ये यहाँ का था, वहाँ का था, वहाँ का था। ये आदमी कौन था? ये वही है जो आज बिगड़ गया है। उसको एकदम याद आया, अरे पहले मैं कभी कैसा था और आज ऐसा एकदम अचानक कैसे क्यों हो गया। कहने की बात यह है, ये नोट्स आपके लिए बहुत कार्यकारी होगी। ये नोट्स आप आपके पास संभाल कर रखना, क्योंकि विद्वान अपनी अपनी मौलिक सोच आपको देता है। हो सकता है ऐसे कथन आपको कहीं पढ़ने में ना मिले, तो आपके पास एक कहना चाहिए, एक बहुत सुंदर रत्नों का
संग्रह हो जाएगा, आप आपके जीवन में उसको काम में ले सकेंगे। जब भी आपको कहीं वैसे लगा कभी, तो एकदम आपने उसको खोल लिया, पन्ने पलट लिए, आपको पुरानी यादें सब झलक जाएगी। ठीक है, ठीक है। अपन कहाँ तक आ रहे हैं अभी? वैसे मैं यहाँ तक कह रहा हूँ, आप आपके नोटबुक्स मेंटेन करें। अब समय पर आए, मैंने यहाँ पर कहा, और समय के 10 मिनट के पहले आकर जो यहाँ पर जल्दी आते हैं वो थोड़ा सा इतना ध्यान रखे, सबको सीखना चाहिए ये माइक वगैरह कैसे सेटिंग करते हैं क्या, क्योंकि ये तो स्वयं सेवक हमको बनना चाहिए। ये कोई दूसरी कोई हमारी चाकरी करेगा ऐसी भावना हमें नहीं होना चाहिए। ठीक है। और मैं स्वयं जब मुझे धर्म रुचि लगी थी, तब मैं एक मंदिर में वहाँ पर स्वाध्याय सुनने जाता था। मेरी उम्र की मैं 25 साल का हो गया था तब जब मैंने एकदम प्रारंभ किया, और जब मंदिर में जाता था तो मुझे इतनी रुचि लग गई, तो बाद में मैं वहाँ पर आधा घंटा जल्दी जाता था, 1 घंटा जल्दी जाता था। और वहाँ पर पूरे मंदिर में स्वाध्याय हॉल है, पूरे स्वाध्याय हॉल को झाड़ू लगाकर, पूरे वहाँ पर बिछाकर, चटाई आदि सब बिछाकर, जिनवानी आदि सब, और फिर मैं पढ़ता रहता था। और कई दफ़े ऐसा होता था जैसे रात की क्लास युवाओं की होती थी। युवाओं की मतलब अपन मान के चलो सब लगभग 20 साल से ऊपर और 30-35 साल के अंदर के, ऐसा ग्रुप था जो स्वाध्याय करने आता था वहाँ पर। तो होने क्या लगा, कभी कभार वे आते ही नहीं थे, तो मुझे इतनी तकलीफ हुई, मैं आधा घंटा अंधेरे में वो बंद ताले के सामने खड़ा रहता था। मुझे जब रुचि लगी थी धर्म की, क्योंकि उस ताले को तो स्वाध्याय हॉल था वो तो, और अगल बगल में शराब खाने थे, और वो मतलब स्थान अच्छा नहीं था स्वाध्याय हॉल का, तो बगल में ही शराब अभी तो हट गया वहाँ से वो, अभी तो बहुत अच्छी जगह आ गया है स्वाध्याय हॉल। पहले तो जगह नहीं थी समाज के पास, तो मजबूरी में वहाँ पर करना पड़ा था। तो आधा घंटा में खड़ा रहता था ताले के सामने कि कोई आएगा इसको खोलेगा। मतलब बड़ी उमंग थी मुझे कि क्या पढ़ेंगे आज पंडित जी, क्या पढ़ेंगे, ऐसी उमंग आपको आप में होना चाहिए। फिर मेरी उमंग को देखते हुए, और कभी कभार ये लोग आते ही नहीं थे, इनका आपस में फोन हो जाता था। किनका? हाँ, युवा ग्रुप का आपस में फोन हो जाता था, आज एंजॉय करेंगे। एंजॉय समझ में आता है? एंजॉय करेंगे, एंजॉय मतलब क्या होता है भैया? मजे मतलब क्या? जैसे घूमेंगे फिरेंगे, अरे फिल्म देखेंगे, जो भी हो। ऐसे थोड़े ना धर्म कर करके माथा खराब करना है हमारा। ऐसे भी सोच के लोग थे, तो आपस में निश्चित हो जाता था उनका। वो दोस्त थे सब, मैं तो नया जुड़ा था, क्योंकि मैं तो श्वेतांबर संप्रदाय से आया था। मेरी उनसे कभी दोस्ती नहीं थी, ना मेल मिलाप था। तो कभी कभी 1 घंटा मतलब आते नहीं थे वे, तो वो आधा घंटा और आगे का 1 घंटा, ऐसा 1.5 घंटा में अंधेरे में वहाँ पर ताले के सामने खड़ा रहता था। फिर दूसरे दिन मैं वो ऐसे ही पूछ लेता था उनको, अब क्यों नहीं आए? मैंने बहुत राह देखी। तब मैं ये समझता था कि पराश्रय से ही अपना काम होगा, कोई पढ़ाएगा तभी तो अपन पढ़ पाएंगे। ऐसी पराधीनता मेरे दिमाग में थी। इतना ख्याल में नहीं आता था कि अपन भी पढ़ सकते हैं और अपन भी समझ सकते हैं। तो फिर मैंने उनको कहा, तो फिर बार बार मैं कहने लग गया। हफ्ते में 1 आध बार वे वैसे बंक करते ही थे। बाद में फिर समाज ने मेरे पास चाबी देना चालू करी कि आप एक काम करो, आपको हमारे कारण थोड़ी सी परेशानी झेलनी पड़ती है, एक चाबी आप ही के पास रखा करो आप, और आप जल्दी आते हो, आप ताला खोलकर आप पढ़ना चालू करो। तो उस कंडीशन की बात करता हूँ। मैं तो झाड़ू भी लगा देता था पहले, किसी के कहने का सवाल ही नहीं, और नौकर वगैरह भी लगे थे। लेकिन इतना अच्छा लगता था मुझे, थोड़ी जिनवानी आस्था व्यस्त फैली है तो उसको मैं ठीक कर देता था, और फिर पढ़ता रहता था, राह देखता था अभी विद्वान आएंगे। उसका फल ये हुआ 2 ही 3 महीने में। अच्छा, उसमें भी ऐसा ही चलता रहा। फिर हफ्ते में 1 दिन, कभी कभी हफ्ते में 2 दिन कोई आता ही नहीं था, तो मैं मेरा अंदर पढ़ने का प्रयास करता रहता था।
लेकिन ये तो थोड़ी सी ये तो खलता ही था, अरे आज पढ़ाने के लिए कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। तो फिर मैंने एक बार बहुत डेयरिंग से, राजू भैया नाम था विद्वान का, तो मैंने बहुत डेयरिंग जुटाकर, क्योंकि अपना अधिकार तो नहीं चल सकता ना उन पर, तब आपको पढ़ाना पड़ेगा। मैंने उनको बहुत डेयरिंग जुटाकर कहा, अब रोज क्यों नहीं आते, मैं कल आकर गया, परसों आकर गया, आप हमको पढ़ाया करो। तो वे बस मुस्कुराए और बोले, धंधे में व्यस्तता थी, बहुत रहती है। तो फिर बाद में उन्होंने देखकर 2-3 महीने में उन्होंने ये कहा, तो आप एक काम करो, अभी आप ही चलाए करो इसको। खाली 3 महीने हो गए थे। मैंने कहा मैं कैसे चला सकूंगा, क्या बात करते आप बैठा करो, बोले अभी मेरी जगह पर। तो तब तो मेरी कोई लायकात योग्यता नहीं थी, लेकिन इतनी बात जरूर थी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था तो मैं उसको पूछ लेता था। और मेरे बराबर 4-4, 5-5, 6-6 साल से, अरे वे तो जन्म से ही धर्म करते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई 10-10 साल से, 15-15 साल से वहां पर आते थे, हम सब बैठते थे। मैंने कभी यह संकोच नहीं रखा कि हम ये प्रश्न कैसे पूछे। मुझे आज भी याद आता है, सबसे पहला प्रश्न रत्नकरण सावकाचार्य पढ़ाते थे राजू भैया, उसमें बात आई थी, ज्ञानी धर्मात्मा सप्त भय से युक्त नहीं होता। मैंने उनको पूछा था, ये मैंने शब्द भी ढंग से बोलना नहीं आया था। मैंने कहा ये सप्त भय क्या चीज़ है? तो बच्चे थोड़ा मेरी तरफ देखकर हंसे। मैंने माइंड नहीं किया, क्योंकि मैं इतना जानता था ये गरजी का मार्ग है। क्या कहा? जिसको गरज होती ना, गरज समझ में आया? जैसे आपको एडमिशन लेनी है और आपको सही गरज होगी, आपको कहेंगे साहब इतनी फीस लगेगी, आपके माता पिता की औकात है नहीं है ये वे विचार नहीं करेंगे। अपने बच्चों को अपन कैसे भी पढ़ा देंगे, कोई बात नहीं बेटा, तुम तो आज भी नहीं आएगी, तुमको तो पता भी नहीं चलेगा हमने कितना भरा है। आपको बोले इतने टाइम आना, इतने दिन रहना, बोलो आपकी कुछ चलेगी इसमें? गर्जी का मार्ग समझ में आता है? डॉक्टर ने कहा, डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन में खड़े रहते, कितनी देर बाद नंबर आ सकता है आपका, कोई जरूरी है? कितनी दफे डॉक्टर बुला सकता है आपको? कोई जरूरी नहीं है, 1-2 बार काम हो जाए आपका, तब भी आप कुछ बोल नहीं सकते, जैसा कहा है वैसा करो, क्योंकि बोलो अपना भला, गर्जी का मार्ग है, जिसको गरज है उसका काम है वो। तो मैंने प्रश्न पूछता गया, तो भाग्य से मुझे ऐसे विद्वान मिले, वे तो कभी नहीं हंसे। दूसरों का हंसता हुआ देखकर वे उनको पूछ बैठते थे, आप बताना जरा। तो जो 20-20 साल के हैं वे भी नहीं बता पाते थे, तो वे कहते थे आपसे तो ये भले है, सब ये भले क्यों, हमको तो 6 आते हैं, इनको तो 1 भी नहीं आता। आपको नहीं आता, इनको भी नहीं आता, लेकिन ये पूछ रहे हैं, आप तो उनको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो मेरे लिए उन्होंने बार बार, जबकि मैं बहुत नया था और उनके विषय चल चुके थे बहुत आगे तक, मैं तो बीच में ही आ गया था, लेकिन इसका भी उन्होंने ध्यान न देते हुए केवल मेरे लिए वो बार बार उसको रिपीट करते रहते थे। ठीक है, फिर ऐसा भी कुछ एक अवसर आया कि उसी शहर में, उसी गांव में कोई और 2 जन अध्यापिकाएं पढ़ाने के लिए आ गई। ठीक है, फिर अध्यापिका मतलब क्षुल्लिकाएं थी वे दोनों, तो वे पढ़ाने के लिए आ गई। किसी ने कहा कि भाई वे पढ़ाते हैं वहाँ पर। मैंने कहा अच्छा, और दिन में इतनी घंटे पढ़ाते हैं? मैंने कहा ठीक है। अब मैं दोपहर में वहाँ गया एक दिन, मैं क्या देखता हूँ कि वहाँ पर 25 लड़कियाँ उनके सामने बैठी थी। ये 25 लड़कियाँ ब्रह्मचारी बहनें थी। तब ब्रह्मचर्य क्या होता है, सफ़ेद कपड़े क्यों पहने जाते हैं, ये मुझे कुछ समझता नहीं था। ढोक क्यों देते हैं, वो कैसे देते हैं, क्यों क्या करना, समझता नहीं था। मैं तो पहले इतना ही समझता था कि सामने वाला जो ढोक दे रहा है वो आदमी को देता है। ये बाद में पता चला कि जो जिनवानी रखी रहती है उसको ढोक दी जाती है, और जिनवानी नहीं है तो उसको ढोक देने का कोई काम ही नहीं होता है।
मैं तो धीरे धीरे देखता था कितनी कितनी बहनें थी वहाँ पर, 25 बहनें आती थी, और वहाँ पर केवल बहनें ही बहनें आती थी, और वे भी उम्र में बड़ी थी, मान के चलो 25 ऐसी साल की थी वे, मतलब हम उम्र की थी वे, बराबर उम्र की। तो मुझे बड़ा अटपटा लगता था, क्योंकि लड़का मैं एक, पढ़ाने के लिए सब महिलाएं, पढ़ने के लिए महिलाएं, ये पूरा ग्रुप इनका, और मैं एक तरफ में बैठ जाता था। तो 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीना भर, समाज बहुत बड़ी थी, सैकड़ों घर थे, एक जन भी आता नहीं था पढ़ने के लिए। वे समझते थे महिलाओं का टाइम है, ये महिलाएं पढ़ती है, इसमें पुरुष नहीं जाते हैं। तो मुझे ये समझ लो मेरी द्विविधा हो गई। मैं ये सोचने लग गया कि अपन जाए, बड़ा अटपटा लगता था महिलाओं के बीच में जाने को, लेकिन दूसरी तरफ ये लगता था अपन नहीं जाएंगे तो हमारी ज्ञान की वृद्धि कैसे होगी, कौन पढ़ाएगा हमको। तो फिर मैंने मन बनाकर मैं महीनों तक अकेला जाता रहा, क्योंकि इसमें शर्म का काम कुछ नहीं है, आप समझ रहे। कुछ भी शंकाएं उत्पन्न हुई तो निडर रूप से पूछ लेता था उसको। मैं ये सोच लेता था पागल ही तो कहेंगे, बेवकूफ़ी तो कहेंगे हमको, और कुछ बहुत हो गया तो कोई पिटाई भी कर सकता है अपनी। क्या कर सकता है? कुछ भी हो सकता है भाई। और जयपुर में एक बार ऐसा हुआ, सांगानेर में, गोदिका जी थे, आप नहीं जानते, सांगानेर की बात कर रहा हूँ मैं, ये 100 साल 150 साल पहले की बात है, और पीछे चल 250 वर्ष पहले की बात है। तो भट्टारक जी कुछ प्रवचन करते थे, तो गोदिका जी भी विद्वान थे, वे बीच में कुछ बोलते थे। एक बार उन्होंने इशारा करके खूब पिटवाया भरी सभा में उनको। भाई होने को तो कुछ भी हो ही सकता है कि नहीं, लेकिन मैं ये सोचता था कुछ भी हो जाए लेकिन हमको ज्ञान की प्राप्ति हो, इतनी ज्ञान पिपासा हम में होना चाहिए। अभी आपने तो कुछ लाया नहीं है, मैं कल से नोटिंग कराऊंगा, कुछ छंद लिखाना है, कुछ लिखाना है। तो आपको भी कुछ भी शंकाएं हो, आपको भय नहीं रखना चाहिए। कुछ विषय समझ में नहीं आया हो, कोई भी वक्ता हो, अब थोड़ा सा हाथ ऊपर करें, हाथ ऊपर करेंगे तो वक्ता का अपना जितना कहना है उसको, वो कहने के बाद उसके ध्यान में रहेगा कि आपने फुर्सत मिलते ही हम उसको पूछ लेंगे। तो आप थोड़ा सा हाथ ऊपर करे रहेंगे तो वक्ता अवसर देखकर आपको पूछ लेगा, तो फिर आपको निसंकोच ये बताना चाहिए मुझे ये प्रकरण समझ में नहीं आता है। मैं और एक बात आपको बताऊं, मैं सब मेरी अपनी घटनाएं सुनाता जा रहा हूँ आपको। मैंने मेरे अपने स्कूल लाइफ में मैं थ्रू आउट में टॉपर रहा। फर्स्ट मतलब फर्स्ट ही रैंक आता था, मैंने सेकंड रैंक कभी भी बर्दाश्त नहीं किया मेरी लाइफ में, नेवर। अब कुछ भी हो, लेकिन अभी देखिए 8th की बात मुझे याद आती है, इंग्लिश ग्रामर पढ़ाया जा रहा था हमको। हमारे टीचर हमको पढ़ाते थे, जोसेफ सर थे, वे पढ़ाते थे। तो पूरा क्लास उन्होंने एक पीरियड उसमें लगाया, पढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने। क्योंकि मैं टॉप रहता था तो मेरी तरफ ज़्यादा देखकर वे पढ़ाते थे। तो उनको ख्याल में आया इसको समझ में नहीं आया, तो फिर उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा आई डिडंट गेट सर। तो फिर पीरियड ओके, डजंट मैटर, पीरियड पूरा हुआ। तो नेक्स्ट डे जैसे ही वे क्लास में आने को हुए, उनके पीरियड में वे दरवाजे पर आकर खड़े हो गए, और खड़े होते ही साथ ये कहा मेरा नाम लेकर, सचिन स्टैंड अप। और ये कहते हुए अंदर प्रवेश किया कि योर डाउट वॉज सो एंड सो, आई ट्राइड टू क्लैरिफाई यू बट यू आर नॉट एबल टू ग्रास्प दैट थिंग, लेट अस ट्राई वंस मोर। फिर उद्यम करते थे। अभी सुनो, उस दिन का भी पीरियड वैसे ही चला गया और मैं कुछ भी समझ नहीं पाया। और बहुत ही दयालु और बहुत करुणामयी डेडिकेटेड टीचर थे,
बहुत अट्टर डेडिकेशन था। उन्होंने कभी लाइफ में ये नहीं कहा कि बाहर पूछ लेना, अभी मेरा समय बर्बाद हो रहा है। हालांकि वो भी करे डिसिप्लिन के पीछे तो कोई खास बात नहीं हुआ करती है, लेकिन जब टॉपर ये कहने लग जाए तब तो नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हो गया, दूसरा दिन चला गया, मतलब तीसरा दिन चला गया समझाने का। फिर चौथे दिन आकर खड़े हो गए दरवाजे में। आते ही पहली निगाह मेरी तरफ दौड़ाते हुए मुझे नाम लेकर कहा, प्लीज स्टैंड अप। उसी पोलाइटनेस से फिर अंदर आकर कहा, योर डाउट वॉज सो एंड सो एंड यू आर नॉट गेटिंग दिस थिंग, लेट अस ट्राई वंस मोर। 4 पीरियड गए, 5 पीरियड गए, आज भी याद आता है। उनके चेहरे पर एक शिकन भी देखने में नहीं आई। गुरु की महिमा करे कि विषय को समझे, इन दोनों में क्या करे यही समझ में नहीं आता था। फिर अंततो गत्वा मुझे वो प्रकरण समझ में आ गया तो मैंने कह दिया। तो फिर उस पर उनको तसल्ली नहीं हुई। उनको ये लगा कि आप ये तो नहीं सोच रहे कि मुझे थकान होगी, मुझे परिश्रम होगा। तो उन्होंने कई सारी एक्सरसाइज कराई वहीं पर, और वो सब मेरे से मुझे जम गई। तो फिर वो बहुत खुश हो गए। फिर हमें हमारी तात्पर्य कहने का इतना सा ही है, जब तक हमारे बात गले उतरे ना तब तक हाँ में हाँ नहीं करना चाहिए। हमको समझ में आया पूछा तो वे ही हाथ ऊपर करे जिनको समझ में आया है, जिनको नहीं आया है दे आर नॉट बाउंड। ओके। और एक सावधानी ये रखना कि टीचर भी आपको बीच बीच में प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको जैसे कुछ स्पष्टीकरण मैंने किया, बोलो मैंने अभी क्या कहा, तो आपको यह सावधानी रखना है, आपको पूछने के पहले आपको समझ में नहीं आया हो तो आप पूछने का कष्ट करें। क्योंकि मैं पूछूं और आप ये कहे समझ में नहीं आया, ये तो अपराध हो गया। आप सब समझ रहे बात को? कितने जन फॉलो कर रहे मेरी बात को? ठीक है। अब 2 बार 3 बार 4 बार पूछे, लेकिन मेरे पूछने के पहले तक आपको पूछना चाहिए। वो तत्काल पूछ लेना, मुझे समझ में नहीं आया। अथवा कदाचित कभी कभी यह हो जाता है, हम यहाँ वो उपयोग डाइवर्ट करके हमारा विषय मिस हो जाता है, तो इवन देन हम बीच में खड़े रहकर बोले कि मेरा ध्यान नहीं था, आप कृपया फिर से रिपीट करें। आप इंटेलिजेंट और बहुत अच्छे होनहार विद्यार्थी हो तो अध्यापक ये समझ सकता है कि इनका रोज तो बहुत अच्छा ध्यान रहता है, बाय चांस कुछ भी हो सकता है, किसी से उपयोग का स्खलन हो ही सकता है, तो वे फिर से उपक्रम कर सकते हैं समझाने का। और कमरे वगैरह में तो आ ही सकते हैं आप पूछने के लिए, लेकिन बेटर होगा यहाँ पर पूछे, क्योंकि आपकी शंका का समाधान सबको मिलेगा फिर, और आपकी शंका का लाभ, ऐसी शंका किसी और को उत्पन्न नहीं हुई होगी तो वो भी उनके दिमाग में बन जाएगी। आप सब फॉलो कर रहे हैं बात को? तो ये आपको इसमें भी चुस्त रहना चाहिए। ठीक है। अभी आज मुझे लग रहा है अपन बस करते हैं। आप लोगों ने नोटबुक्स नहीं लाई है, आप नोटबुक्स लाए और उसको प्रॉपरली कमरे पर जाकर, जैसा मैंने कहा है, उसको प्रॉपर अरेंज करें फिर से। ऐसा ही नहीं जितना यहाँ पर हुआ है उतना ही उसको छोड़ दिया, जितना जितना मिसिंग ख्याल में आता है उसको फिर से पुनः नोट करें। ये रोज रोज कहने की आवश्यकता नहीं पड़ना चाहिए आपको, ठीक है? क्योंकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा अंश एग्जाम में इसी नोटबुक्स में से आपको पूछा जाएगा, ठीक है? ठीक है। ओम नमः। और एक बात, आप यहाँ बैठने के पूर्व आपको चाहिए कि आप जिनवानी विराजमान करें, क्योंकि 10 मिनट आप पहले आएंगे यहाँ पर, तो उस समय में मान कर चलो विद्वान तो नहीं रह सकते, जरूरी नहीं है वो, तो आप जिनवानी विराजमान किए बिना आप नहीं बैठे, क्योंकि फिर आप आने के बाद, मैं आने के बाद मैं आपको देखूंगा आप बैठे हैं, या तो मुझे विकल्प आएगा अभी जिनवानी विराजमान करना है तो फिर से उठाया जाए। उससे अच्छा आप ही जिनवानी विराजमान करके आप बैठ सकते हैं। समझ में आता है? तो ये एटिकेट बराबर बना रहेगा। जो हमसे बड़े हैं वे पहले स्थान ग्रहण करें और फिर हम स्थान ग्रहण करें, ये तो नॉर्मल जनरल एटिकेट है। ओके, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, ओके। और बेटर होगा आप ब्रेसलेट, बेटर तो ये नहीं है, ये तो एक रूल मान के चलो, यहाँ पर कुछ पहनकर नहीं आना है आपको। नीदर ब्रेसलेट
nor chains, neither rings, nor any other things. बेहतर ये होगा कि आप घड़ी भी ना पहनकर आए, क्योंकि आप वक्ता पर भरोसा करें, वे आपको बराबर समय पर छोड़ देंगे। उसमें आपके प्रति कोई विश्वासघात होने का कोई विशेष रिस्क नहीं होगा। और 1 घंटे की क्लास तो आप मान के चले, ऐसे कोई उसको एक्सीड नहीं करने वाला है। और घड़ी आपको बहुत ज़रूरी है, तो जितना एग्ज़ाम पीरियड होता है स्कूल का, जहाँ पर क्लास में क्लॉक्स नहीं है, वहाँ आप विचार कर सकते हैं। यहाँ किसी भी प्रीमाइसिस में आपको घड़ी की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ना आपके टाइम देखने न देखने से कोई व्यवस्था सिद्ध होगी, क्योंकि घड़ी हमारे सामने, घड़ी आपके सामने नहीं लगाई है। समझ में आता है? और व्यग्र उसमें होना ये अच्छी बात नहीं है। समझ में आता है? ठीक है। और कदाचित हम कोई घड़ी पहने, एग्ज़ाम की भी बात कर रहा हूँ, यहाँ तो बात ही नहीं है, तो हम सिंप्लिसिटी में बहुत आस्था रखें और हम ऐसा कुछ भी नहीं लाए चीज़ जिससे दूसरों को अट्रैक्शन का कोई विषय बने। हम रंगी बिरंगी कोई चीज़ लाएंगे, कोई डिज़ाइन वाली चीज़ लाएंगे, घड़ी हो, स्केल हो, इरेज़र हो। हमारे मुक्ति को भी हमेशा कहता रहा, बेटा ऐसे कुछ भी 5 रुपए का ऐसा इरेज़र नहीं लाना जिसको देखकर यहाँ वहाँ के बच्चों को फिर घर पर जाकर अपने मम्मी पापा को जिद करना पड़े, पापा जी मुझे भी ऐसा चाहिए। और ऐसे जिद करने लग जाएंगे माता पिता को, उनकी तो आमदनी उतनी सीमित है, तो उनको लगेगा हम अपने बच्चों की भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पा रहे हैं, या तो वे घुटते रहेंगे, फिर या तो वे इनकम बढ़ाने के लिए, बात को पूरी करो, और प्रयास करेंगे या और बड़ा काम करेंगे। हाँ, तो थकेंगे या तो अन्याय करेंगे। अन्याय करेंगे तो जेल में जाएंगे सलाखों के पीछे। आप आज पसंद करेंगे ऐसा? नहीं। अच्छा, ज़्यादा थकना पसंद करेंगे तो आप मांग नहीं करें, मुझे ऐसा चाहिए, इसके पास ऐसा है, मम्मी मुझे भी, पापा मुझे भी। आपको समस्या कोई नहीं बताएगा, आपको सीमित सामान आपको पास रखना है। और भी चर्चा करूँगा मैं। ओम नमः।